हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने ट्रेड का एक और पेपर लेकर के आया हूँ। पिछला वीडियो मैंने जो सॉल्व कराया था आपके लिए, और मैंने उस वीडियो में बताया था कि अगर आपको ट्रेड क्लियर करना है तो किन किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए और कैसे आप ट्रेड को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और रेलवे अगर आपने तैयारी की है, बहुत हार्ड तैयारी भी ने अगर नहीं की है ट्रेड को लेकर के, फिर भी रेलवे इतना क्वेश्चन तो आपको देता है कि अगर आप थोड़ा सा होशियारी से पेपर आप करें तो आराम से आप अपने पेपर में 30+ नंबर ला सकते हैं। मैं यहाँ पे एक पेपर और लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। जितने भी आपके ट्रेड हों, कोई अदर ट्रेड के भी अगर आप हैं तो आप ये वीडियो देखिए। भले ही आपको क्वेश्चन हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन पेपर को देखने के बाद आपको ये आइडिया ज़रूर लगेगा कि कैसे हम जो है अपना ट्रेड क्लियर कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो लोग एग्ज़ाम निकलने के बाद अपनी तैयारी शुरू किए हुए हैं, और बहुत सारे लोग डिमोटिवेट भी हो रहे थे। ये वीडियो जो मैं पिछला वीडियो लेकर के आया हूँ, और ये वीडियो ये मैं बहुत पहले भी बना सकता था, लेकिन मैं सोच रहा था कि पहले आप लोग प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अगर मैं ये स्ट्रेटजी बता दूंगा तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और सोचते हैं कि बस थोड़ा इस तरीके से मैं करूँगा तो पेपर मेरा आराम से क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिलेबस के पीछे नहीं भागते हैं। लेकिन ये गलत तरीका है। पढ़ना आपको ज़रूर चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करना और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये दोनों वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की है, तो आपको डरना नहीं है। मैं जो जिस तरह से पेपर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, पिछला पेपर जैसे मैंने सॉल्व किया है, एक लड़के ने कहा है कि वो पेपर आसान था, तो मैंने कहा कि आप कोई शिफ्ट बता दीजिए, तो उन्होंने कहा था कि शायद 2 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का आप पेपर करिए, वो इन कंपेरिजन उसके ज़्यादा टफ था। तो मैं उस पेपर को आज सॉल्व करूंगा आपके सामने, और मैं इसमें दिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने चाहिए और कितने सारे क्वेश्चंस मैं छोड़ करके भी इस पेपर में मैं क्वालिफाई कर सकता हूं, और कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, कहाँ किस क्वेश्चन में आपको 50-50 लगाना चाहिए। सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी देखा है तो ये वीडियो भी देखिएगा और वो वीडियो भी आप देखिएगा, उसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूँगा। ये दूसरा वीडियो है, दूसरा पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप पेपर को सॉल्व करिए तो आप इंग्लिश में भी पढ़िए, हिंदी में भी पढ़ने की कोशिश करिए। यहाँ पे मैं पेपर इंग्लिश में लेकर के इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे स्विच करने का ऑप्शन तो है नहीं कि एक बार मैं इंग्लिश में लिखूँ फिर हिंदी वाला स्विच करके बताऊँ। तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश वाले पेपर को ही कवर करेंगे और मोटी मोटी सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में भी आ जाएंगी। पेपर को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आसान क्वेश्चन को ढूंढना है, ये मैं बेसिकली इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ प्रोटेक्टर। अब देखिए प्रोटेक्टर कोई ऐसी डिवाइस तो है नहीं जिसके बारे में आपने नहीं सुना है, और इसके बारे में ना भी पढ़े रहें तभी आप स्टेटमेंट देख करके ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चनों में से है। ये यहाँ पे लिखा है कि प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड मेजर एंगल फ्रॉम बोथ साइड। जाहिर सी बात है, प्रोटेक्टर में आप दोनों तरफ से आप एंगल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अ प्रोटेक्टर इज टिपिकली मेड ऑफ ए रिजिड मेटल मटेरियल। मतलब ये मेटल के मटेरियल से तो बना नहीं होता है। ये आपने देखा होगा, जो भी आप बचपन में प्रोटेक्टर यूज करते हैं वो तो सिंपली प्लास्टिक वाले मटेरियल से बना रहता है और ट्रांसपेरेंट रहता है, जिससे आप एंगल को मेजर कर सकते हैं आसानी से। और ट्रांसपेरेंट रहेगा तभी आप जो लाइंस होती हैं वो आसानी से आप उसमें उसके प्रोटेक्टर के नीचे से भी आप उसको देख सकते हैं। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो इसको ना कर पाए। दूसरा क्वेश्चन आइए आते हैं, व्हाट इज़ द होल्डिंग करंट इन अ डायक। अगर आपने डायक का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, नहीं क्लियर है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। देखिए, मैं जिसको नहीं जानता हूँ, कौन से क्वेश्चन मुझे नहीं पता है, बहुत कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैं उसको तुरंत छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद भी मैं आपको काउंट करके बताऊँगा कि देखिए ये पेपर भी क्लियर हो सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन, SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, इज आल्सो कॉल्ड ए। देखिए, अगर आपने SCR के बारे में पढ़ा है तो बहुत ही आसानी से पहले दूसरे पैराग्राफ में ही आप जो है इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और अगर आप नोट्स भी बनाएंगे तो दूसरी लाइन में ही नोट्स आप इसका लिखेंगे, ये लाइन ज़रूर। ठीक है। हालांकि जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं ये टॉपिक तो वो इसको छोड़ देंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी किसी ने मेहनत किया है तो ये टॉपिक का ये क्वेश्चन जो है ये कर लेगा। ठीक है। तो मैं मान रहा हूँ कि भाई मैंने नहीं पढ़ा है और मैं इसको भी क्रॉस कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउेबल डिस्टेंस ऑफ द स्क्रू फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ ए जॉइंट ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ PVC चैनल। ये एक तरह से डेटा वाला क्वेश्चन है। आपको डेटा याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, मुझे नहीं पता है भाई, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। विच इज़ द फॉलोइंग IEEE स्टैंडर्ड फोकस ऑन द ग्राउंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड इक्विपमेंट स्टैंडर्ड। इसमें पूछा गया है भाई
हर पेपर में मैं देख रहा हूँ IEEE स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन रह रहा है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि इस पर एक क्वेश्चन बन रहा है। तो ये सारा आपको याद होना चाहिए, याद रहेगा एकदम सिंपली आपका हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं छोड़ रहा हूँ इसको। लिखा है कि व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज इफ़ ए DC मोटर रन इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप गेस लगाना भी चाहेंगे तो ये गेस लगा सकते हैं। एक दो ऑप्शन तो बिल्कुल आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है फॉल्टी बियरिंग्स, ये बिल्कुल भी सही जवाब नहीं होगा। और हाई आर्मेचर रेजिस्टेंस होने से जो मोटर है, DC मोटर है, ये रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं चलता है। तो ये दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा और ये 50-50 में आपका आ ही जाएगा कम से कम। तो फिर भी अगर हो सकता है कुछ लोग सही कर पाएँ, कुछ लोग ना सही कर पाएँ, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ भाई ये भी आपका सही नहीं होगा। 50-50 वाले क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट जरूर करना है। अगर मान लीजिए कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन के जो अटेम्प्ट है वो 35 से 40 के बीच में रह रहा है, तो आप ज़रूर इसको अटेम्प्ट करिएगा। कोशिश करना हमें जो अटेम्प्ट है अपना 45 से लेकर के 50 के बीच में ले जाना है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है कि मेरा 40 से 45 के बीच में मैक्सिमम क्वेश्चन मेरा सही है, तो आप ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा, इतने पर भी आप अपना अटेम्प्ट रोक दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा विच टाइप ऑफ वायरिंग इज़ यूज ओनली फॉर द टेम्परेरी इंस्टॉलेशन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वायरिंग जो है ITI की बुक में आपको देखने को मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये 3-4 पेज का ही है। और मैं देख रहा हूँ हर पेपर में बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन रह रहा है वायरिंग से, तो ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। टेम्परेरी इंस्टॉलेशन के लिए क्लिट वायरिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पे आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे आप टेम्परेरी ही करना है, वायरिंग होती है वहाँ पे, तो आप क्लिट वायरिंग वहाँ पे यूज होती है। तो ये तो आसान क्वेश्चन में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का, सिंपल फॉर्मूले बेस पे है। कह रहा है कि इफ़ P इज़ द नंबर ऑफ पोल्स ऑन ए रोटर ऑफ एन अल्टरनेटर एन इज़ द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड पर सेकेंड ऑफ द बाय द रोटर, देन द फ्रीक्वेंसी विल बी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इसमें निकालना है अल्टरनेटर के केस में। तो ये सिंपल फार्मूला यही होता है, F इक्वल टू NP/2। यही फार्मूला हम लोग पहले से पढ़ते भी आए हुए हैं। तो 120 तो है नहीं। और देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखिए, F इज इक्वल टू 120 P/N। क्या किसी हालत में ये फॉर्मूला हो सकता है? बिल्कुल आप सोचिए, फ्रीक्वेंसी अगर 2 पोल रहेगा तो फ्रीक्वेंसी सोचिए कितना हो जाएगा, 240। कम से कम 240 तो होगा नहीं, इनको हर्ट छोड़ भी दीजिए तब भी 240 हर्ट्ज कभी फ्रीक्वेंसी हो सकती है? नहीं होगी ये। ठीक है, तो ये तो एकदम क्लियरली कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है। P/N ये भी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ये भी आपका गलत है। कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, इसी दोनों में आपका कन्फ्यूजन हो। 120 के केस में क्या रहता है, ये सिंक्रोनस स्पीड निकालने के केस में ये डिजिट आपको देखने को ज़्यादातर मिलती है। ठीक है, तो हालांकि फार्मूला तो सही यही है। अगर आप देखिए बचपन में आपने पढ़ा होगा कि एक मतलब सेकंड में कोई वेव है, कितनी साइकिल ऊपर नीचे आती है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और यहाँ पे जो साइकिल है वो कैसे जनरेट होता है, जैसे मान लीजिए कि 2 पोल हैं, नॉर्थ है, साउथ है। ठीक है, ठीक, तो ऐसे में ये 2 पोल वाला अल्टरनेटर है, 4 पोल के लिए ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 के साथ 2, 4, 6, 8 ऐसे ही होता है। इसीलिए यहाँ पे P/2 करके फॉर्मूला लिखा रहता है कि एक साइकिल पूरा करने के लिए 2 पोल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कितनी है, n नंबर ऑफ साइकिल्स अगर होगा, पूरा करेगा, और 1 सेकंड में n नंबर साइकिल पूरा कर रहा है और P/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जाकर के फ्रीक्वेंसी इसमें निकलेगा। तो हमारा पहला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ये तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, मैं कॉन्सेप्ट के पीछे जा रहा था, बता रहा था, लेकिन फिर भी इसमें आप जो है तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पे एकदम आसानी से थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर कोई बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, उसे नहीं आइडिया है इस फॉर्मूले के बारे में, तब भी 50-50 तो इसमें लगा ही सकता है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन में मैं इसको रख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की डिफरेंस बिटवीन अ फ्यूज एंड अ सर्किट ब्रेकर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में डिफरेंस क्या होता है, ये तो मैं अपने हिसाब से इसको ये मान के चल रहा हूँ, ये आसान क्वेश्चन में से है। देखिए यहाँ पे मैं गलत क्वेश्चंस को मैं देखता हूँ, एलिमिनेट करने, अगर मुझे नहीं पता आइडिया होगा तो एलिमिनेट करूँगा इसको। कह रहा है कि ए फ्यूज इज ए मैकेनिकल डिवाइस वाइल ए सर्किट ब्रेकर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या बात है, फ्यूज कभी मैकेनिकल डिवाइस है, वो भी तो इलेक्ट्रिकल ही डिवाइस है, तो ये तो गलत हो गया हमारे यहाँ पे। ए फ्यूज कैन बी रीसेट आफ्टर ट्रिपिंग वाइल ए सर्किट ब्रेकर मस्ट बी रिप्लेस्ड।
क्या बात है, घरों में फ्यूज यूज होता है तो वो रीसेट होता है? बिल्कुल नहीं रीसेट होता है, सर्किट ब्रेकर रीसेट होते हैं। तो ये देखिए तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, अ फ्यूज इज़ यूज्ड फॉर द हाई वोल्टेज सर्किट वाइल अ सर्किट ब्रेकर यूज्ड फॉर द लो वोल्टेज सर्किट। इसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। हाई वोल्टेज हो, लो वोल्टेज हो, कुछ भी हो, फ्यूज का यूज होता ही होता है। यहाँ पे सिंपल लिखा है, ए फ्यूज इज ए वन टाइम यूज डिवाइस एंड वाइल अ सर्किट ब्रेकर कैन बी रीसेट एंड रीयूज्ड। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके घरों में एसी लगा होगा, चाहे कुछ भी लगा होगा, तो उसमें जो सर्किट ब्रेकर आपका यूज होता है वो ट्रिप हो जाता है। ठीक है ना, और ट्रिप होने के बाद आप उसको रीसेट कर सकते हैं। लेकिन जो घरों में मेन सर्किट में आपका फ्यूज लगा रहता है, जिसमें वायर लगे रहते हैं, वो वायर क्या होता है, जब ओवर हीट मतलब ओवर करंट हो जाता है, अचानक से शॉर्ट सर्किट या कुछ भी कर रहा है, तो तुरंत वो फ्यूज उड़ जाता है। अब वो फ्यूज दोबारा बदलना पड़ता है, उसमें लो मेल्टिंग का वायर रहता है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये मैं इसको आसान क्वेश्चन में सभी लोग जान ही रहे हैं, इसको रखना ही रखना है। तो 9th क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन हो गया। मैं पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा तो ये 2-3 घंटे तक चला जाएगा। मेरा मेन फोकस यही है कि इस पेपर में आसान क्वेश्चन इतने हैं जिससे आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा था ये टफ शिफ्ट है, लेकिन मैं आपके सामने ही पेपर सॉल्व कर रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ कि कौन आसान क्वेश्चन है, और आपको लग भी रहा होगा। यहाँ पे लिखा है कि इफ़ द लोड ऑन ए 3-phase सिस्टम इज अनबैलेंस्ड द पावर कैलकुलेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज 3-phase सिस्टम है वो बैलेंस्ड नहीं है, वो अनबैलेंस्ड है। तो ऐसे में पावर कैलकुलेशन इसमें करना है तो ये कॉम्प्लेक्स तो हो जाएगा। किस कारण से कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ पे देखिए, द करंट इन ईच फेज डिफर्स एंड द टोटल पावर मस्ट बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द इंडिविजुअल फेज पावर्स। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि अलग अलग फेज के साथ अलग अलग पावर निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि √3 VI cos फाई के केस में होता है, और फाई की वैल्यू यहाँ पे जैसे जैसे फेज डिफरेंस बदलती जाएगी, पावर फैक्टर आपका जो है चेंज होता जाएगा और सभी का अलग अलग पावर निकाल के, क्योंकि अनबैलेंस्ड कंडीशन है ये। ठीक है ना, तो जब अनबैलेंस कंडीशन में तो अलग अलग पावर निकालेंगे और तीनों को ऐड करेंगे। थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द लाइन करंट बिकम जीरो। क्या बात कर रहे हैं, जब फेज मतलब अनबैलेंस्ड है तो इस लाइन करंट थोड़ी ना आपका जीरो हो जाएगा। पावर फैक्टर बिकम्स यूनिटी, अब अनबैलेंस्ड है तो cos फाई की वैल्यू 1 कैसे हो जाएगी, ये भी आप समझिए। द लाइन एंड फेज वोल्टेज बिकम इक्वल, ये भी गलत है अनबैलेंस की कंडीशन में। तो तीसरा यहाँ पे मतलब 99% ये कह रहा है कि यही आंसर इसका सही जवाब है। क्वेश्चंस को पढ़िए, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है तो आप ये काम ज़रूर किया करिए कि आप ऑप्शन को भी एक बार पढ़िए और मैच कराइए कि क्या क्वेश्चन जो कह रहा है उसकी कंडीशन में क्या ये फुलफ़िल हो रहा है, फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पेपर आपको क्लियर करना है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा सावधानी से, होशियारी से पढ़ना पड़ेगा। मैं उन लड़कों को कभी नहीं पास करा सकता भाई कि जो बिल्कुल भी पढ़ते नहीं हैं या फिर उन्हें आइडिया नहीं है, और वो चाह रहे हैं कि कोई मुझे ऐसे ही 400-500 क्वेश्चन का, एकदम 400-500 क्या, वो चाहते हैं कि मुझे 100 क्वेश्चन का ऐसा सेट दे दो जिसमें से 75 क्वेश्चन फंस जाए। इस तरह के लड़के आपको देखने को मिल रहे हैं कि वो ग्रुप्स में और अलग अलग जगहों पे नोट्स PDF के लिए भटक रहे हैं। उन्हें यही नहीं आइडिया कि कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है। जब पहली बार में मैं हमेशा वीडियोस में और वीकली टारगेट में बता चुका हूँ कि आपको ITI की बुक रखनी चाहिए, और बहुत सारे टॉपिक हैं जो ITI में एकदम क्लियर। ITI की बुक अगर आप उठाएंगे तो ये सारे चीज़ जो है इसमें 90% चीज़ें जो हैं वो बेसिक ही हैं, और बेसिक चीज़ें उसमें दी रहती हैं, और उतना आपको पढ़ करके क्लियर करना होता है बस। तो आप लोग इधर उधर भटक रहे हो, किसी के नोट्स के चक्कर में पड़े हो, इन सब चीज़ों के चक्कर में, केवल पेपर क्लियर करना है। तो उतने भर का जो होशियार लड़का होगा वो आराम आराम से पढ़ पढ़ के क्लियर कर ले जाएगा। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर का, इन इंजीनियरिंग ड्राइंग लेटरिंग एंड नंबरिंग ए सिंगल स्ट्रोक मीन्स दैट। ठीक है, ये देखिए बहुत ही सिंपल ये भी है। मैं मान के चल रहा हूँ अगर इसमें कॉन्सेप्ट नहीं अगर आपका क्लियर है तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। मैं हालांकि ये मैं बता दे रहा हूँ, सिंगल स्ट्रोक की बात हो रही है। द थिकनेस ऑफ द लाइन ऑफ द लेटर और नंबर इज ऑब्टेन इन 1 स्ट्रोक ऑफ द पेंसिल। ठीक है, यहाँ पे सिंगल स्ट्रोक की बात की जा रही है, और अगर आप ऑप्शन को भी देखेंगे तो यहाँ पे नो स्ट्रोक लिखा है, 2 स्ट्रोक लिखा है, 3 स्ट्रोक लिखा है ऑफ द पेंसिल। तो ये हर हाल में जो है ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। अगर एलिमिनेशन करेंगे तब भी हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल स्ट्रोक की बात होगी तो हमारा पेंसिल से वन स्ट्रोक में ही वो नंबर आपको ऑब्टेन होना चाहिए। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन भी मैं इसको ईजी में मान के चल रहा हूँ, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं और थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगा पाएंगे तो ये मान लीजिए छोड़ देते हैं आप। ठीक है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा सैलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर हैज़ ए, यहाँ पे डायमीटर एंड स्पेस दिया हुआ है, एक्सियल लेंथ एंड फॉलो स्पीड ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है, कंफ्यूजिंग होगा यहाँ पे कि यहाँ पे लार्ज रखना है कि यहाँ पे शॉर्ट रखना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप
बिल्कुल भी इसमें एलिमिनेट भी नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग लॉकआउट टैग आउट लोटो प्रोसीजर व्हेन वर्किंग ऑन ए डीसी मोटर? भाई मैं नहीं जानता हूँ भाई, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ सीटीएस वायरिंग? देखिए वायरिंग से एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। और सीटीएस वायरिंग का दूसरा नाम क्या है? बैटन वायरिंग है। और वायरिंग में ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो आप अगर वायरिंग पढ़ेंगे तो ये लिखा रहता है वहाँ पे। तो 14 नंबर को मैं इसको इजी क्वेश्चन में रख रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस रिमेन्स वेरिएबल ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर? ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। लॉसेस अगर ट्रांसफार्मर का पढ़ेंगे तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस रिमेन वेरिएबल ड्यूरिंग द नॉर्मल? तो कॉपर लॉस जो है हमेशा इसमें वेरी करता है, नॉर्मल ऑपरेशन भी अगर आप इसमें करते हैं, चलाते हैं तो 50 नंबर का क्वेश्चन भी ये आपका ईजी क्वेश्चन में आएगा। चलिए अगर मान लेते हैं कुछ लड़के ऐसा ना कहें कि अपने हिसाब से पेपर करा रहे हैं, तो भाई अगर किसी को हो सकता है ना भी पता हो, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो मैं इसको भी क्रॉस कर दे रहा हूँ। चलो भाई इसको भी क्रॉस कर देते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ब्रेस ज्वाइंट सोन बिलो, ठीक है। ये तो सिंपल है, ठीक है ना, सिंपल लैब ज्वाइन है, सिंपल जो है लैब ज्वाइन है ये। अगर आप ये टॉपिक एक बार भी पढ़े होंगे तो इसका नाम आप लिख सकते हैं, 4 नंबर सही जवाब है। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए मैं ज़्यादातर क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ कि छोड़ देने के लिए, ये इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कोई लड़का बिल्कुल भी ना पढ़ा हो और बेसिक कॉन्सेप्ट पे और कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ चैप्टर्स पढ़ कर जा रहा है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो मैं क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस कह रहा हूँ, लेकिन वो उस क्वेश्चन उसको करना चाहिए। अगर ये सब भी टॉपिक अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो फिर पेपर के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? कुछ नहीं आपने तैयार किया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं भले ही इसको कह रहा हूँ छोड़ने के लिए, लेकिन जो लड़का छोड़ के अगर इसको छोड़ के जा रहा है, या फिर इस ट्रांसफार्मर की इस ऑपरेशन को छोड़ के जा रहा है, या फिर वो कहता है कि मैं इसको नहीं पढ़ा हूँ, तो समझिए कि मतलब उसने अच्छे से तैयारी नहीं की है और वो क्या सिलेक्शन लेगा, ठीक है। तो लेकिन फिर भी इसको छोड़ने के बाद भी पेपर इतना है कि अभी भी क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, मैं इसको भी छोड़ दे रहा हूँ। पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। 18 नंबर का यहाँ पे लिखा है कि इन ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू चेक कंटिन्यूटी बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग व्हेन दे आर नॉट एनर्जाइज्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि यूज ए मल्टीमीटर सेट टू ओम्स, यूज ए मल्टीमीटर सेट टू करंट वोल्टेज और एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर का तो यूज नहीं होगा, सीधी बात है, मल्टीमीटर का ही यूज होगा। और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें तीनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। एक ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो ही सकता है इसमें, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन भी मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द हैमर हेड इज़ यूज्ड फॉर शेपिंग एंड फॉर्मिंग वर्क लाइक रिवेटिंग एंड बेंडिंग? नहीं पता भाई, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं, अ रजिस्टर हैज़ 3 कलर बैंड ब्राउन ब्लैक रेड एंड गोल्ड, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस वैल्यू? सिंपल कलर कोडिंग वाला है, पिछले पेपर में मैंने कहा था ये टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में ये क्वेश्चन आना ही आना है, तो कलर कोडिंग आपको पढ़ के जाना है। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने 25 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हैं इलेक्ट्रिशियन वाले ट्रेड के लोगों के लिए, जिसमें मैंने एक टॉपिक इंक्लूड किया हुआ है और इसमें 1-2 क्वेश्चन रह रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए, ईजी क्वेश्चन में है। नेक्स्ट हमारा, इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर व्हाट हैपेंस टू द टोटल कैपेसिटेंस? ईजी क्वेश्चन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द केमिकल इफेक्ट दैट अकर्स इन अ बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस ऑफ लेड एसिड बैटरी? देखिए लेड एसिड बैटरी की यहाँ पे बात की जा रही है, जब चार्जिंग प्रोसेस होगा तो क्या केमिकल इफेक्ट आएगा। पहले ही लाइन को देखते हुए घबरा मत जाना है कि भाई मैंने ये तो प्रक्रिया पढ़ी ही नहीं है, नहीं, यहाँ पे 50-50 का हम गेम खेलेंगे और इन चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे। लेड एसिड बैटरी की अगर बात हो रही है यहाँ पे, तो सल्फ्यूरिक एसिड एसोसिएट विद इनटू हाइड्रोजन एंड सल्फेट आयंस, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन में कुछ ऑप्शन होंगे जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करेंगे, 50-50 वाला, जैसे वाटर डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये लेड एसिड बैटरी है, इसमें वाटर की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे आएगा लेड रिएक्ट्स विद सल्फर टू फॉर्म लेड सल्फेट, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन नहीं पता है, आपने डिटेल में नहीं पढ़ा, तो हो सकता है 4th नंबर में और 1st नंबर में कन्फ्यूज हों और इन दोनों में 50-50 आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 50-50 वाला है, अगर आपके अटैम्प्ट ज़्यादा ना हो तो इसमें आप अटैम्प्ट करेंगे तो हो सकता है आपका सही हो जाए, ठीक।
नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर का, एक कैपेसिटर है विद कैपेसिटेंस इतना दिया हुआ कनेक्टेड सीरीज में 1 मेगा ओम से, हाउ मच टाइम टेक विल टेक इट कैपेसिटर टू रीच 90% ऑफ इट्स फाइनल चार्ज। अब देखिए ये न्यूमेरिकल्स है, थोड़ा सा ये लेंदी न्यूमेरिकल है, ठीक है, लेकिन इस तरह के न्यूमेरिकल आप करके जाइएगा, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, इस पर आप प्रैक्टिस करिएगा। ये थोड़ा लेंदी है, कॉन्सेप्चुअल है, तो हो सकता है इसको अगर आप सॉल्व करें 2-3 क्वेश्चन करें तो और भी क्वेश्चन आपके हो जाए। मैं मान के चलना भाई ये भी आपसे नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डीसी जनरेटर डिलीवर से लोड करंट 25 एम्पियर 200 वोल्ट, इफ द जनरेटर ईएमएफ दिया हुआ है 205 वोल्ट, व्हाट इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस। ये सिंपल अगर आप डीसी मोटर जनरेटर पढ़ेंगे तो ये आराम से जो है क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, ये आपका इजीली हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला है इसका E इज इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए। ई क्या है यहाँ पे, ये जो जनरेटर जो आपका ईएमएफ जनरेट कर रहा है, वी जो है लोड के अक्रॉस जो है वोल्टेज है, और आई ए करंट है, आर ए रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके आर्मेचर का। आप जनरली बनाते होंगे डायग्राम, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाते होंगे, इधर लोड दिखाते होंगे, और यहाँ पे ऐसे बना देते होंगे। भाई ये यहाँ से ई वोल्टेज जनरेट कर रहा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहे, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज तो ड्रॉप हो ही जाएगा ना इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज आएगा। तो ई और वी का जो डिफरेंस होगा वो आई आर ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, मतलब ई माइनस वी इक्वल टू आई आर ए। इसी फार्मूले को आप लिख सकते हैं जो ऊपर वाला लिखा हुआ है, इसी में आप पुट करोगे इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपका। सिंपल फार्मूला वाला क्वेश्चन है। मैं सभी से कह भी रहा था कि जब भी आप फार्मूले वाले क्वेश्चन देखें तो आप एक बार फार्मूला लिख लीजिए, उस पर 1 या 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप कर लीजिए, क्योंकि मान के चलिए पूरे पेपर में 4-5 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल से भी आ रहे हैं, और वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर का, व्हाट इज इट इंपॉर्टेंट टू फॉलो प्रॉपर डिस्पोजल प्रोसीजर ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। अरे यार बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे जो पेपर की साइज है, यहाँ पे ट्रिम्ड साइज उसका लिखा हुआ है, तो ये भी आपका हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं व्हाट हैपेंस टू इंडक्टिव रिएक्टर्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। ये तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये सिंपल यही फॉर्मूला है भाई, एक्सएल इक्वल टू 2πfl, और 2πfl के केस में जब आप एल की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी सॉरी फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगा। वहीं आप देखिए कैपेसिटर के केस में, देखिए यहाँ पे इंडक्टिव कैपेसिटेंस जो है आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपका डिक्रीज होगा। तो ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए, एक पे पूछ लिया, एक पे किसी और पेपर में पूछ सकता है। आते हैं मॉसफेट के बारे में, भाई नहीं पढ़ा है मैंने, लेकिन मैंने इस बार उस 25 टॉपिक में दिया हुआ है भाई कि FET, BJT, मॉसफेट, सेमीकंडक्टर, ये सारा आपको पढ़ के रखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर थिक फिल्म रजिस्टर, नहीं पता भाई मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। सिलिकॉन में बोरान, सिलिकॉन डोप्ड विथ बोरान। अब यहाँ पे आपको सभी के जो है एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। जब पेंटावैलेंट की, अगर ये देखिए यहाँ पे सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसमें 4 इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं चारों तरफ, ठीक है। और अगर पी टाइप बनाना है, मतलब एक होल की एक्स्ट्रा रहेगा तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और अगर मान लीजिए कि एक एन टाइप, मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी, अधिक हो जाएगा, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। तो पी टाइप और एन टाइप जो है टेट्रावैलेंट और पेंटावैलेंट जो एलिमेंट है उसकी डोपिंग करने से डिसाइड होता है। तो इस पर भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपका सही हो जाना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन इसका सही जवाब, तीसरा मतलब 30 वाला का इसका सही जवाब मिल जाना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। व्हेन ड्राइंग ए कर्व्ड लाइन ऑफ ए स्पेसिफिक लेंथ इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, विच टूल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एंसरिंग एक्यूरेसी। हो सकता है कई लोगों के लिए आसान क्वेश्चन भी हो, ये मुझे लगता है कि 60-70% लोगों के लिए आसान होगा ये। और कर्व लाइन यहाँ पे बनानी है भाई, प्रोटेक्टर से कर्व लाइन नहीं बना सकते भाई, कंपास से नहीं बना सकते, स्ट्रेट हेड से नहीं बना सकते, फ्रेंच कर्व से ही आप बना सकते हो। ये तो आंसर भी आपका कह रहा है कि कौन सा आपका सही जवाब है। तो 80% तक मैं मान के चल रहा हूँ कि ये लोग सही कर सकते हैं। तो 31 को मैं इजी क्वेश्चन में रख रहा हूँ। व्हाट इज़ वेस्ट, वेस्ट क्या होता है भाई, ये इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर एन अल्टरनेटर, बहुत ही जो है ये अच्छा क्वेश्चन है ये। अल्टरनेटर क्या है, देखिए आप समझिए पहले। अल्टरनेटर एक डिवाइस है जो भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। लिखा है कि अल्टरनेटर इज ए सिंक्रोनस मोटर, भाई मोटर कहाँ से हो जाएगा ये, AC पे चलने वाला चीज़, तो ये गलत जवाब है। अदर ऑप्शन पे आते हैं, अल्टरनेटर इज ए DC मशीन, गलत जवाब, AC मशीन है भाई।
अल्टरनेटर इज एन एसी इंडक्शन जनरेटर, ये भी गलत जवाब है। ये यहाँ पे लिखिए, देखिए अल्टरनेटर इज ए सिंक्रोनस जनरेटर, ये ऑप्शन ज़्यादा सही है। हो सकता है कि आपका फोर्थ नंबर और सेकंड नंबर में 50-50 का गेम भी कई लड़के खेलें। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो भी चीज़ें, देखिए कि जो थोड़ा सा पेपर को होशियारी से करते हैं, ठीक है। 50-50 आप इसमें खेल सकते हैं। तो ये 33 का दूसरा हो सकता है कई लोगों के लिए 50-50 हो, चलो भाई मुझे नहीं पता, इसको क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं 34, ए शंट रिलीज इन एन MCCB इज कॉमनली यूज्ड फॉर, नहीं पता भाई। If P is the number of poles on a rotor of an alternator, how many cycle of EMF are completed in वन रिवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपने अभी अल्टरनेटर का लिखा हुआ था NP/2। ये उसी चीज़ को देखिए दोबारा पूछा है सेम कॉन्सेप्ट पे। अब देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो पेपर निकालना इतना आसान भी नहीं होता है कि अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को तोड़ मरोड़ के नहीं पढ़ते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रीशियन पेपर इसलिए है कि भाई आपका कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल से बैकग्राउंड रहा है, आपने कुछ न कुछ पढ़ा है। कुछ लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। अगर देखिए आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो लास्ट के 20 दिन में अगर आप चीज़ों को पढ़ने शुरू करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आते हैं 36 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ एन अर्थिंग इलेक्ट्रोड। टैकोमीटर नहीं है, क्लैम्प मीटर नहीं है, पावर एनालाइजर नहीं है भाई, सीधे अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर है ये। और एलिमिनेट भी करेंगे तभी तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ आप खुद भी देख करके कर सकते हो कि ये क्या कठिन क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 37 नंबर का, व्हाट विल बी द एडी करंट लॉस इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफार्मर बिकम डबल। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे ये, ठीक है। तो मैं इसको मान रहा हूँ भाई नहीं आता मुझे, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो छोड़ देते हैं इसको। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म इक्विपोटेंशियल बॉन्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IEEE रेगुलेशन फॉर अर्थिंग। यहाँ पे सब देखिए क्या लिखा है, इक्विपोटेंशियल बॉन्डिंग। इसी से हम क्वेश्चन को करेंगे, केयरफुली सावधानी से इसको पढ़ना है। लिखा है, इट इज़ मेथड टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द ग्राउंडिंग सिस्टम। क्या ये मतलब ग्राउंडिंग सिस्टम का रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के काम आता है इक्विपोटेंशियल बॉन्डिंग। भाई रेजिस्टेंस जब इंक्रीज कर दोगे तो ग्राउंडिंग का मतलब क्या होगा, अर्थिंग का मतलब क्या होगा। हमें तो रेजिस्टेंस उसका मिनिमाइज करके रखना है। तो पहला तो कॉन्सेप्चुअल अर्थिंग के कॉन्सेप्ट पे ही नहीं फिट बैठ रहा है, तो इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट है, इट रिफर्स टू द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स। इंसुलेशन से इसका कोई लेना देना ही है, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर का, इट इंश्योर्स द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑपरेट एट ए डिफरेंट वोल्टेज लेवल। डिफरेंट वोल्टेज लेवल और इक्विपोटेंशियल बॉन्डिंग में दोनों में देखिए मतलब विरोधाभास है। डिफरेंट वोल्टेज लेवल अलग है, इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल सेम पोटेंशियल, यहाँ V1 और V2 दोनों बराबर, ठीक है। अब तीसरा पढ़ते हैं, लिखा है, इट रिफर्स टू इंश्योरिंग दैट ऑल मेटेलिक पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम आर कनेक्टेड टुगेदर टू मेंटेन द सेम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और यही टर्म सेम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है इस वर्ड को डिफाइन कर रहा है। अगर आप गैस लगा रहे हैं, मैं गैस लगाने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो इसलिए जो है तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो 38 का ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इसको ऐसे हर क्वेश्चन को आप सावधानी से पढ़ेंगे। अगर आप मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आंसर मुझे दिया हुआ है तो भाई मैं इसमें फिट बैठा दे रहा हूँ, फिट बैठाने की बात नहीं है। सारे क्वेश्चन को आप पढ़िए, जहाँ पे भी अगर आप फिट बैठाने जा रहे हैं और चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो अगर आप 10 क्वेश्चन में इस तरह का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आप 7 से 8 क्वेश्चन कम से कम आप सही कर पाओगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। क्योंकि यहाँ पे जब आंसर है तो भाई मैं उस चीज़ों को बैठा रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ बैठने लायक रही तभी तो बैठ रही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेनेंस प्रैक्टिस हेल्प्स प्रिवेंट ओवर हीटिंग इन ए DC मोटर। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है भी, लेकिन हो सकता है जब एग्ज़ाम में आए तो बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करे। भाई ओवर हीटिंग इन ए DC मोटर के को मतलब कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आप लिखा है रिड्यूसिंग फील्ड करंट। भाई नहीं पता तो हो सकता है कि भाई गेस लगाएं, अरे यार क्या हो सकता है, फील्ड करंट को कम करके भी ओवर हीटिंग से बचा जा सकता है। डिसकनेक्टिंग द लोड फ्रिक्वेंटली। 3rd नंबर है, कह रहा है कि डिसकनेक्टिंग द लोड फ्रिक्वेंटली, मतलब जो भी इस पर DC मोटर पर लोड है उसको मैं पारिवारिक कर से हटा दूँ या फिर पूरा हटा दूँ, लोड हटा दूँ, कम कर दूँ, तो इस पर भी मतलब हो सकता है कि ओवर हीटिंग से बचा जा सकता है। इंक्रीजिंग आर्मेचर रेजिस्टेंस, इस पर भी बचा जा सकता है। मतलब अगर नहीं पढ़े, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, सीधी बात है, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा क्या है, रेगुलर लुब्रिकेशन ऑफ बियरिंग, बियरिंग के रेगुलर लुब्रिकेशन से हम इस डीसी मोटर का ओवर हीटिंग से बच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो घूमता रहता है। अगर उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट होगा तो वो ओवर हीट करेगा। लेकिन ये भाई हो सकता है कि वहाँ पे लगे कि यार ये ऐसा ऑप्शन सही तो नहीं हो सकता, इन तीनों में थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल टर्म्स हैं तो इसमें हो सकता है चीज़ें सही हो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसमें कन्फ्यूजिंग है, इसको छोड़ दो। ए डिवाइस ऑपरेट्स 240 वोल्ट, कंज्यूम इतना पावर वाट, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ द एमएस क्लिप, हटा दो भाई इसको। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू यूज द रिड्यूस अर्थ रेजिस्टेंस इन अर्थिंग सिस्टम, ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, हमारा थायरिस्टर के बारे में पूछा है, नहीं पढ़े भाई, हटा दीजिए इसको, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसलिए कि वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पंचेज इज यूज, नहीं पता भाई, छोड़ो। इन ए बैलेंस 3 फेज सिस्टम द फेज एंगल बिटवीन दैट लाइन टू लाइन वोल्टेज, अरे यार बैलेंस सिस्टम है भाई, इसी तरह से रहता है, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है। लाइन टू लाइन वोल्टेज 3 फेज सिस्टम स्टार डेल्टा कनेक्शन पढ़ोगे आप, ये एकदम बेसिक है, समझिए पहला ही दूसरे पैराग्राफ में ये चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। तो 45 इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं हमारा, द ईएमएफ पर टर्न्स ऑफ सिंगल फेज, इतना दिया है, ये न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल आप इस पे करिएगा, बेसिक न्यूमेरिकल है ये, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको इस वाले न्यूमेरिकल कर लीजिएगा और आप इस पर कहते और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं छोड़ रहा हूँ इसको। विच टाइप ऑफ मटेरियल यूज टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग फ्रॉम द कोर, माइक, ये देखिए ये बहुत ही मतलब अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करोगे ट्रांसफार्मर का तो कहीं ना कहीं देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन नहीं पता भाई, छोड़ दिया इसको। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि ए 6 पोल अल्टरनेटर इज रनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी 58, यहाँ पे देखिए स्पीड की बात की है, n इक्वल टू 120 F/P, इस फॉर्मूले पे आप लगाओगे आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि स्पीड जब हम सेम रखेंगे तो कह रहा है कि 120 F1/P1 और स्पीड सेम रहेगी तो 120 F2/P2 करके अब इन दोनों में वैल्यू रखिएगा, पोल की वैल्यू निकल के आ जाएगी, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। विच पावर लॉस इज असेस्ड बाय ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर, कॉन्सेप्चुअल है, रीड करेंगे ये भी हो जाएगा, मैं मान के चल रहा हूँ, चलो भाई किसी का तो होगा ये ईजी क्वेश्चन मैं मान रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाना चाहिए आपसे। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे, व्हेन डिड इंडिया इम्प्लीमेंट द हजार्डस वेस्ट रूल्स, बाई ईयर तो नहीं पता होगा भाई, इतना डिफिकल्ट लीजिए कि नहीं मुझे आता। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए मटेरियल इतना, व्हाट डज इट मीन्स पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये आप देखेंगे तो क्वेश्चन ही इसका सही जवाब बता रहा है। कहा है कि लीनियर एक्सपेंशन, यहाँ पे क्या लिखा है कि पहले ऑप्शन से यहाँ पे आते हैं, लिखा है कि इतना टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है लेंथ पर डिग्री सेंटीग्रेड ओरिजिनल लेंथ से। यहाँ पे कह रहा है कि एरिया से डिग्री इंक्रीज करना, यहाँ कह रहा है कि इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन टेम्परेचर, क्या लिखा है इंक्रीज, द मटेरियल एवरेज इंक्रीज इतना किलोग्राम कह रहा है, ये क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पे मटेरियल एक्सपेंड वॉल्यूम की बात कर रहा है, नहीं होगा। ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट है, बहुत आसान क्वेश्चन है 51 नंबर का। नेक्स्ट 52 नंबर का क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ये भी एलिमिनेशन का है, कॉन्सेप्ट है, आप पहला क्वेश्चन इसका सही कर लेंगे, ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 53 है, व्हाट डज इंडक्टेंस अपोजिज इन ए सर्किट, तो भाई ये करंट जो है जो डेवलप होने जो करंट जनरेट होता है उसके मैग्नीट्यूड का ही ये अपोज करता है, इंडक्टेंस वही होता है, तो ये तो सिंपल परिभाषा है। 53 इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आपको निकल जाएगा। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग इन ए 3 फेज सिस्टम, कॉन्सेप्चुअल है, 50-50 है, चलो भाई यहाँ पे मैं लिखा हूँ इसको करने के लिए, अगर आप इसको पढ़ोगे आप तो इसको भी कर सकते हो, लेकिन मैं मान रहा हूँ भाई चलो इसको छोड़ देते हो। विच टाइप ऑफ डीसी मोटर, यहाँ पे इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर हैज़ इट्स फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड इन अ पैरेलल विद द आर्मेचर, ठीक है। पैरेलल की जब बात की जाएगी, यहाँ पे लिखा है कि, तो आप देखिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, कंपाउंड डीसी जनरेटर, सीरीज डीसी जनरेटर, शंट डीसी जनरेटर, शंट शब्द को आप समझिए पैरेलल कनेक्ट होता है, शंटिंग होती है, तो ठीक है ना, तो इस शब्द से ही आप इस ऑप्शन पे आप पहुँच सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है भाई, कन्फ्यूजन तो एग्जाम में होगा ही होगा, आंसर देख करके खूब गेस लगा ले रहे हैं, लेकिन जब आप नहीं पढ़े रहेंगे तो गेस नहीं लगेगा, तो इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वुडन मैलेट्स आर यूज्ड, भाई नहीं पता, हटा दो। 57 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे मैंने इसको करके भी रखा है पेपर में, पहले सॉल्व भी करता हूँ, कौन सा क्वेश्चन करने लायक है कौन सा नहीं है उसको मैं तभी बताता हूँ। व्हाट फोर्सेस विल बी रिक्वायर्ड टू पुश ए लोड इनिशियली रेस्ट, ये तो भाई आप समझ जाइए कि काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले पे, ये सिंपल इसी फॉर्मूले पे लगाना है, आपका हो जाएगा, चाहे तो आप गति के दूसरे क्वेश्चन से भी कर सकते हैं आप इसको। 57 ईजी क्वेश्चन है।
नेक्स्ट आते हैं 58 नंबर का, कह रहा है कि इन एन अनबैलेंस थ्री फेज सिस्टम द न्यूट्रल करंट विल। ठीक है, तो अगर नहीं पता है तो भाई हटा दो इसको भी। द टोटल पावर डिलीवर्ड बाई ए बैलेंस थ्री फेज सिस्टम इज, देखिए बैलेंस सिस्टम में थ्री फेज सिस्टम में बैलेंस है, वो टोटल पावर डिलीवर करना है द सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर इन ईच फेज, ये भी सही जवाब है। और जब बैलेंस्ड कंडीशन में होगा तो तीनों का सेम भी हो जाएगा, तो थ्री टाइम भी कर सकते हैं मतलब। तो द एवरेज ऑफ पावर इन ऑल थ्री, एवरेज तो नहीं होगा। द सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स ऑफ एनी टू फेज, नहीं, गलत जवाब। लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ फेज वोल्टेज एंड करंट ऑफ एनी वन फेज, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका 59 का ये सही जवाब मिल जाएगा। अगर आप मतलब पढ़े हैं तो होगा, नहीं तो चलो भाई इसको भी छोड़ देता हूँ। कई लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि भाई सब कह रहे हैं कि कर लो कर लो। नेक्स्ट है 60 नंबर का, इफ़ ए मशीन हैज़ एफिशिएंसी 80% इट मीन्स, ये तो भाई बहुत ही जी क्वेश्चन है। 80% उसकी एफिशिएंसी मतलब 20% उसका मशीन का लॉस हो रहा है। व्हाट इज द ब्लेड लेंथ ऑफ द T1 T स्क्वायर एज पर द स्टैंडर्ड, भाई नहीं स्टैंडर्ड पता है तो भाई छोड़ो इसको। इन विच ऑफ द एप्लीकेशन इज ए गेट टर्न ऑफ, नहीं पता। In engineering drawing, what is the defined as the path of moving point with no thickness? In engineering drawing, what is defined as the path of a moving point with no thickness? Point नहीं, path की बात हो रहा है, path of a moving point की बात हो रहा है। Line, curve and angle। तो यहाँ पे आप एंगल और पॉइंट तो एलिमिनेट कर सकते हो। 50-50 का भी खेलोगे तो आपका इसमें से और इसमें से कोई ना कोई सही होगा, लेकिन मैं इसको मान के चल रहा हूँ ये क्वेश्चन ही आप सही कर सकते हो। 90% तक लोग लाइन पे ही टिक करेंगे यहाँ पे। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पंच मार्क्स आर यूज्ड इन फॉर द करेक्ट लोकेशन, भाई नहीं पता मुझे। What is the primary principle behind the generation of electrical energy in a piezoelectric device? देखिए piezoelectric डिवाइस के बारे में जो लोग डिप्लोमा इस सब चीज़ों में पढ़े होंगे, तो मैकेनिकल स्ट्रेस जहाँ पे डेवलप होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है। ये थर्मल एनर्जी से रिलेटेड नहीं है और लाइट एनर्जी से भी रिलेटेड नहीं है और केमिकल एनर्जी से भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अगर आपको मैकेनिकल स्ट्रेस में कन्फ्यूजन होती तो हो सकता है कि इन तीनों का आप एलिमिनेट कर पाओ। तो ये आसान क्वेश्चन है पीजोइलेक्ट्रिक डिवाइस के केस में, कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। नहीं पता भाई, कई लोग होंगे जो पीजोइलेक्ट्रिक डिवाइस के बारे में नहीं सुने होंगे, तो इसको भी हटा देते हैं। व्हाट डज एन ऑप्टिकल पायरोमीटर मेजर्स, ये तो भाई करने वाला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज ऑफ वायर गेज इज इनकरेक्ट, ये भी इजी क्वेश्चन है भाई, इसको पढ़िएगा, इजी क्वेश्चन है, मैं पढ़ चुका हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वुडन मैलेट्स आर यूज फॉर द, देखिए वुडन मैलेट को लेकर के कई क्वेश्चन देखने को आ रहा है, तो इलेक्ट्रिकल में तो ज़्यादातर नहीं देखने पढ़ने को मिलता है ये, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ये अलग ही चैप्टर्स है। हमें लगता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ज़्यादातर पढ़ाया जाता है। आते हैं स्टार डेल्टा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आप दोनों पढ़ोगे बिल्कुल आप सही कर ले जाओगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टार डेल्टा आपको पढ़ के रखना है, ये पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। 69 इजी क्वेश्चन है, पढ़ के देखिएगा आप इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट के बारे में है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। पेंसिल्स आर रेटेड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स आर बेस्ड ऑन, पेंसिल की रेटिंग कैसे होती है भाई, हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द लीड पे होती है। 71 इजी क्वेश्चन है। What is the recommended action if a DC motor produce excessive sparking at brushes? ये भी भाई इजी क्वेश्चन है, हमें लगा किसी पेपर में ये फिर से दोबारा आ चुका है, ये उसी टाइम पे आ चुका था। तो उतना तो आइडिया रहता नहीं भाई कि एक ही दो दिन में पेपर हो जाता है, तो कोई ऐसा तो है नहीं किसी के पेपर में से क्वेश्चन अगर एक दो क्वेश्चन मैच भी करा देगा तो भी आप पकड़ नहीं पाओगे, मतलब उस समय तो नहीं जान पाओगे, भले ही आंसर के आने के बाद आप जान पाओ। हालांकि ये इजी क्वेश्चन में तो है। तो रिप्लेस वन आउट जो ब्रशेस होते हैं, क्लीन द कम्यूटेटर को क्लीन करके आप इसमें एक्सेसिव स्पार्किंग को आप घटा सकते हो, हटा सकते हो। 72 इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आसानी से पढ़ोगे तो हो जाए। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और आप इसको अगर पढ़ोगे, यहाँ पे मैं इसको करेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है हो सकता है इसको ना पढ़ पाएँ। एनेलिंग प्रोसेस और क्वेंचिंग प्रोसेस के बारे में इसमें दिया हुआ है, और किसी मतलब स्टील, आयरन, एलॉय के बारे में ये है, एनेलिंग की होती है और क्वेंचिंग प्रोसेस होता है। हिंदी में अगर हो सकता है आप पढ़ें तो और आसानी से समझ पाएँ इस क्वेश्चन को। हालांकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 50-50 का गेम है, 50-50 में बहुत सारे लड़के इसको सही भी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मानो चलो छोड़ देते हैं भाई इसको भी। विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज टिपिकली यूज्ड इन द डायक, चलो अगर ये डायक आपने देखा है भाई, और देखिए चलिए आपको सेमीकंडक्टर नहीं पता है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन पे आइए।
कॉपर सेमीकंडक्टर है नहीं, गैलियम आर्सेनिक है नहीं है, एल्युमिनियम है ही नहीं, तो सिलिकॉन ही तो बचता है। तो सही जवाब तो सिलिकॉन हो जाएगा 74। इजी क्वेश्चन है, नहीं भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, देखिए ऑप्शन पढ़ने से आपको लग गया कि भाई 90% सिलिकॉन ही होगा। व्हाट डिटरमाइंस द एप्रोप्रिएट करंट रेटिंग ऑफ ए फ्यूज इन ए सर्किट। 50-50 मैंने लिखा हुआ है और इसमें 50-50 लगा भी सकते हैं। लिखा है कि करंट रेटिंग निकालना किसी फ्यूज का, तो कैसे हम इसको डिटरमाइन करते हैं। लेंथ ऑफ द सर्किट वायर के लेंथ से हम थोड़ी ना किसी का फ्यूज का करंट रेटिंग निकालते हैं। वोल्टेज सप्लाई टू द सर्किट, हो सकता है इसमें और इसमें आपको कन्फ्यूजन हो, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्ट, कितने इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्ट होते हैं, इससे फ्यूज की रेटिंग नहीं निकाली जाती। नहीं तो फिर क्या होता है कि हर घर की फ्यूज अलग ही होता, उसकी रेटिंग ही डिफाइन नहीं हो पाती। तो आपका पहला और चौथा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है, तो आप इस दोनों में से कोई ना कोई एक सही कर सकते हैं। 50-50 मैंने रखा हूँ। पूरे पेपर में मैंने लगभग 10-11 क्वेश्चन के आसपास में 50-50 में रखा हुआ है, उसको भी आपको अटेम्प्ट करना है। अब मैं काउंट करके आपको बता देता हूँ कि कितने क्वेश्चन मेरे इसमें, अगर आप होशियारी से ध्यान से करेंगे तो कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं आपके। चलिए 74 एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9, फिर उसके बाद से ये 10 के बाद से ये 50-50 वाले छोड़ दीजिए, 10, 11, 12, फिर 13, 14, 15, 16, फिर उसके बाद से ये 17, 18, फिर 19, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है छोड़िए। 19 ये फार्मूला बेस है। 19 के बाद से ये एलिमिनेट करके 20, फिर ये 21, फिर इसके बाद छोड़ दीजिए। 21 के बाद से ये 22, चलो ये 50-50 वाला छोड़िए, 21 और ये 22, 23, फिर उसके बाद से पी टाइप 24, ये छोड़ दीजिए 24, ये 25, हाँ एक्सल वाला 25, 26, 27, ये भी हो जाएगा 28, ये भी कैपेसिटर वाला 29, फिर लेड एसिड के बेस में 50-50 छोड़ दीजिए इसको 29, कैपेसिटर निकालना आपको पैरेलल का 29, 30, फिर ये रेजिस्टेंस वाला है 31, फिर इधर छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए 31, हो सकता है इसको कई लोग कर ही लें 32, ये भी कॉपर लॉस वाला है, चलो ठीक है इसको भी छोड़ देते हैं 32, CTS वायरिंग करना है 33, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए 33, भाई इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग लेटरिंग है 33, इसको करना है 34, लोड ऑफ 3 फेज सिस्टम अनबैलेंस के केस में 34 से 35, उसके बाद से ये विच ऑफ द फॉलोइंग की डिफरेंस फ्यूज जैसा, हाँ 35, 36, और ये फार्मूला है नंबर ऑफ पोल्स का 50-50 मान के, चलो छोड़ देते हैं 36, फिर वायरिंग क्या है 36, 37, 50-50 छोड़ दो भाई 37, ये भी नहीं पता 37, PVC स्क्रू नहीं पता, ये भी SCR थायरिस्टर नहीं पता 37, डायक नहीं पता 37, प्रोटेक्टर 38। टोटल पूरे पेपर में मैं ये पेपर उन्होंने कहा था कि कठिन है। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं 38 क्वेश्चन को मैंने बहुत ही सावधानी से करा और 38 क्वेश्चन ऐसे थे जो करने लायक हैं और इसको आप आउट ऑफ 75 कर सकते हैं। मैं मान रहा हूँ इस 38 क्वेश्चन को लगभग जो अच्छा से ठीक ठाक भी पढ़ा है, मैं कठिन क्वेश्चन को मैं एकदम हटा दिया हूँ। बहुत सारे टॉपिक तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सिलिकॉन थायरिस्टर, डायक, ट्रैक और ये सारी चीज़ें, मॉसफेट, ये सब नहीं भी पढ़े हैं, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो मैं तो चैप्टर के कोई क्वेश्चन करा भी नहीं हूँ, तब भी मैं 38 को नंबर यहाँ पे मतलब क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, आसान क्वेश्चनों को छांट करके। अगर इस 38 क्वेश्चन में से मैं मान रहा हूँ ये जो आसान है जिसमें छांटे आपने, इसमें से मान लीजिए 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, चलो 5 क्वेश्चन मान रहा हूँ, 5 क्वेश्चन और गलत हो गए, तो 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो 33 नंबर हो गए, निगेटिव मार के मान के चलिए 31 नंबर, तब भी 31 हो रहे हैं। अगर 1-2 और गलत हो जाएंगे तब भी कम से कम 29 के आसपास में आप 38 अटैम्प्ट करके भी 29 तक ला सकते हैं, इसमें भी मतलब श्योर शॉट वाले। लेकिन 50-50 कहीं अगर आपने अटैम्प्ट कर दिया 10 क्वेश्चन और, तो उसमें से 5-6 क्वेश्चन और सही करके आप आसानी से इसमें पूरे में पास हो सकते हैं। हालांकि ये पेपर उन्होंने कहा था कि टफ़ है, हाँ उसकी तुलना में थोड़ा बहुत लग रहा था, हालांकि मैंने इसमें भी 38 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें लगाया, हो सकता है मेरे जैसा कॉन्सेप्ट किसी का और क्लियर ना हो पेपर को अटेम्प्ट करने को लेकर के, तो उसमें कुछ उलटफेर हो सकता है। लेकिन ये मान के चलिए कि रेलवे इतना
क्वेश्चंस देता है कि आप पेपर पास कर पाएँ, थोड़ा-सा दिमाग लगा करके, थोड़ा-सा पढ़ करके, हर चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट, केवल बेसिक, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। कोई टीचर बहुत इतना डीप में पढ़ा रही है, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, इसके चक्कर में नहीं। जो न्यूमेरिकल्स भी अगर हैं किसी चैप्टर में, तो सिंपल फार्मूला और उस पर एक न्यूमेरिकल, पहला वाला जो न्यूमेरिकल है, फार्मूला है, उस पे कर करके आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। और आपने ये पेपर देख भी लिया कैसे पेपर को सॉल्व करना है, तो उसी तरह से पेपर को सॉल्व करिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग द स्टूडेंट पे अगर बने हुए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए। कोई वीडियो आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में ज़रूर इसको रिकमेंड किया करिए। आपके शेयर करने से, आपके सब्सक्राइब करने से ही ये चैनल आगे ग्रो करेगा और लोगों की भी इससे मदद हो पाएगी। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो मैं नहीं बनाता हूँ से मतलब व्यूज़ के चक्कर में, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो जेन्युइन वीडियोज़ हैं और जो इन्फॉर्मेशन है और लोगों तक पहुँचे, जिसमें आप अगर मदद करेंगे तो ही जो है इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुँच पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।